नमस्कार दोस्तों, गूंज लाइव न्यूज़ में मैं शिव कुमार सिंह आप लोग का स्वागत करता हूँ। साथियों, आज जो खबर लाया हूँ वो कुछ मायने में बहुत ख़ास है। ख़ास इसलिए कि एक लोकतांत्रिक सबसे मजबूत कहे जाने वाले देश हमारे भारत के सबसे मजबूत कहे जाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके घर, उनका गृह बोला जाए या फिर उनके परिवार के बीच का कलह। परिवार बोलने से उनके गुजरात या उनके माँ पिताजी की बात नहीं कर रहा। परिवार बोलने से अगर बीजेपी का अगर कोई परिवार है या बीजेपी का कोई पिता तुल्य है तो आरएसएस संगठन को पिता तुल्य कहा जाता है। मतलब आरएसएस से बीजेपी, एबीवीपी या जितने भी संगठन बीजेपी में वो सब बने। आरएसएस से ही हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आए हैं। आरएसएस ने ही उन्हें एक प्रकार से बनाया है। और 2010-2011 के बाद जिस तरीके से उनका उदय हुआ अचानक से, तमाम विरोधाभासों के बावजूद भी 2010-11 के बाद अचानक से नरेंद्र मोदी का उदय होना और आरएसएस के सबसे मजबूत पिलर कहे जाने वाले सबसे बड़े लीडर, सबसे बड़े नेता संघ के लाल कृष्ण आडवाणी का पतन होना आज ये किसी से छुपा नहीं है। जिसमें लाल कृष्ण आडवाणी जो प्रबल दावेदार माने जा रहे थे 2014 में प्रधानमंत्री के, लेकिन उनको पीछे करते हुए रेस में नरेंद्र मोदी अचानक से प्रधानमंत्री पद के दावेदार बनते हैं। और ना सिर्फ प्रधानमंत्री पद के दावेदार बनते हैं बल्कि पूरे देश में सबसे प्रिय नेता के रूप में उभरते हैं और 2014 में एक तरफा जीत हासिल करते हैं। क्या ये जीत केवल गुजरात विकास मॉडल के बल पे था या उसके पीछे में उनका बहुत बड़ा एक संगठन आरएसएस खड़ा था? ये आप सबको ही पता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति अहंकारी हो जाए और कोई व्यक्ति को लगे कि मैं ही सुप्रीम हूँ, मैं ही सबसे ऊपर हूँ, क्योंकि देश की शक्तियाँ, सारी एजेंसियाँ मेरे हाथ में है और प्रधानमंत्री पद अपने आप में एक इतना ऊंचा पद है कि उस पद को संभाल पाना हर किसी के बस की बात शायद नहीं है। किसी राज्य का मुख्यमंत्री होना और भारत देश का प्रधानमंत्री होना, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर। ज़्यादा लंबा चौड़ा मैं नहीं करूँगा बात। अंदर की खबर आप लोग के लिए लेके आया हूँ और अंदर की खबर ये है कि बीजेपी में और आरएसएस में सब कुछ ठीक नहीं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ दोस्तों? इसके पीछे कुछ कारण है। कुछ कारण ये हैं, अभी हाल ही में संसदीय समिति की मीटिंग हुई थी। उस संसदीय समिति की मीटिंग में भाजपा के वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ मंत्री और आरएसएस के नज़दीकी, जो आरएसएस से ही होकर के निकले हैं, नितिन गडकरी, संसदीय समिति से उन्हें निकाल दिया गया। उसके अलावा शिवराज सिंह चौहान, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी एक नाम ऐसा है जिसमें आरएसएस संगठन आरएसएस से ही आते हैं और आरएसएस के काफ़ी करीबी हैं वो। और आरएसएस के दखल से ही यूपी में वो मुख्यमंत्री बने थे फर्स्ट टाइम। तो क्या केंद्र की जो सत्ता है, केंद्र में बैठी पावर मोदी और अमित शाह की, क्या वो ये समझा जाए कि क्या वो आरएसएस को कमज़ोर करना चाहती है? क्योंकि इसका एक एग्जाम्पल और मैं आप लोग को देना चाहूँगा। आज
पूरे भारत देश में ईडी, सीबीआई 2-3 एजेंसियां हैं जिसका इस्तेमाल केंद्र सरकार लगातार विपक्ष को डराने के लिए करती है। लेकिन अभी हाल ही में बीच में एक खबर आई थी, झारखंड के उद्योगपति जो मोहन भागवत के काफ़ी नज़दीकी है और उनके घर में रात भी गुजारा था, उन्होंने एक रात गुजारा था, तो उनके घर में भी ईडी छापा मारने पहुंच जाती है। ईडी छापा मारने पहुंच जाती है। और तो क्या केंद्र में बैठी जो सत्ता है, केंद्र में बैठी जो पावर है मोदी और अमित शाह, क्या हर तरीके से वो आरएसएस को अब अपने अनुसार चलाना चाहती है? अंदर के गलियारों से खबर यही आ रही है कि बीजेपी और आरएसएस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। सीधे तौर पर तो नहीं, लेकिन कोल्ड वार एक प्रकार से चल रहा है। और अभी जो संसदीय समिति से कुछ नामों को निकाला गया, जिसमें नितिन गडकरी का नाम सबसे ऊपर है। नितिन गडकरी से काफ़ी टाइम से अमित शाह का लड़ाई चल रही थी, उनकी राजनीतिक कैरियर को ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा था, क्योंकि आने वाले समय में 2024 में अगर मोदी अपने प्रधानमंत्री पद का उत्तराधिकारी किसी को बनाते हैं तो उनके लिए सबसे प्रिय अमित शाह हैं। लेकिन अमित शाह में वो बात नहीं जो और कुछ नेताओं में। जैसे योगी आदित्यनाथ एक नाम ऐसा है जो आरएसएस में काफ़ी प्रिय है और लोगों में भी काफ़ी प्रिय है। लोगों को भी लगता है कि मोदी जी के बाद में योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री बनना चाहिए, और वो अपनी दावेदारी काफ़ी हद तक दे भी रहे हैं, और वो आरएसएस के नज़दीक भी है। दूसरी तरफ नितिन गडकरी अपने काम करने के तरीके से काफ़ी प्रसिद्ध है। उनका जो काम है, उनकी जो काम करने का तरीका है वो काफ़ी अच्छा है, और उन्होंने काफ़ी कुछ काम किया है। 8-9 साल में जो सबसे ज़्यादा काम करने वाले मंत्रियों में भाजपा में अगर कोई है तो वो नितिन गडकरी। लेकिन वो मोदी के से पहले प्रधानमंत्री पद के दावेदार भी थे, और मोदी जी जो प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे उनको किस तरीके से सफाया अपनी पार्टी से किया है, चाहे राजनाथ सिंह हो, चाहे लाल कृष्ण आडवाणी हो, ये तो आप लोग को पता ही है। तो अभी जो अंदर की खबर ये आ रही है कि अभी बीजेपी ने आरएसएस का नाम लेकर के, कि आरएसएस की सहमति है, संसदीय समिति से कुछ नामों को बाहर किया, जिसमें नितिन गडकरी का नाम सबसे ऊपर था, और एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इन लोगों का नाम ये बोल करके निकाला गया कि ये मुख्यमंत्री है। और कुछ नाम जैसे नितिन गडकरी जैसे कुछ नाम इसलिए निकाले गए क्योंकि ये इनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि बीजेपी के अंदर जब मोदी जी आए थे उम्र का बहाना देके ही लाल कृष्ण आडवाणी को बाहर किया था। उस वक्त आरएसएस पूरी तरीके से समर्थन में था मोदी जी, और लाल कृष्ण आडवाणी के अगेंस्ट था। लाल कृष्ण आडवाणी की लड़ाई आरएसएस से हुई थी, जिसका खामियाजा अपना प्रधानमंत्री पद के दावेदारी गवा के लाल कृष्ण आडवाणी को करना पड़ा। उसके अलावा 2009 में बीजेपी ने जब चुनाव लड़ी थी, बीजेपी 2009 में लोकसभा चुनाव में, तो प्रधानमंत्री पद के दावेदार वही थे, लेकिन बताते हैं अंदर से आरएसएस उनसे खुश नहीं थी, इस वजह से उनका सफाया 2009 में हो गया। उससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी जब रहे 2004 से पहले, उनका हारने का कारण भी आरएसएस बताया जाता है। तो सवाल यही है मेरा, क्या बीजेपी मोदी अमित शाह की जोड़ी आरएसएस को नाराज करके क्या 2024 में लोकसभा चुनाव जीत पाएगी? और देखने की बात यह है कि अभी 73 साल की उम्र है मोदी जी की,
क्या मोदी जी अपने बातों में अपनी जो उन्होंने कमिटमेंट दिया है 75 से ऊपर वाला व्यक्ति प्रधानमंत्री ना हो, तो 2024 में वो 74 क्यों जाएंगे? तो क्या कायदे से क्या उन्हें प्रधानमंत्री पद में रहना चाहिए? कुछ सवाल हैं। और अंदर की खबर ये है कि बीजेपी और आरएसएस में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। बाकी इस पर और भी रिपोर्ट मैं आप लोग के सामने लेकर के आऊँगा। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार दोस्तों।